नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने गया से 13,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं बेगूसराय को ओंटा सिमरिया पुल की सौगात दी। इस मौके पर रोड शो भी किया गया। प्रधानमंत्री का स्वागत छठ गीत से किया गया। पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जबरदस्त बॉन्डिंग भी देखने को मिली। इससे पहले भी उन्होंने गयाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि बिहार की धरती से लिया हुआ कोई भी संकल्प खाली नहीं जाता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन इसे हमने तिनके की तरह बिखेर दिया। अपने भाषण में पीएम ने विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री जेल जाता है तो वह कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं है। घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए भी पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बिहारियों का हक छीनने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधन में अपनी सरकार की मुफ्त बिजली, पेंशन बढ़ोतरी और कुछ ऐसे ही फैसलों को गिनाया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपने भाषण में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सूबे में इतना काम किया है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वालों के मुंह पर तमाचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा। गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहां के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज भी गया जी की पावन भूमि से एक ही दिन में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। अब बिहार के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए एक और सुविधा मिल गई है। साथियों, गरीब के जीवन से मुश्किलें दूर करना, महिलाओं के जीवन को आसान बनाना मुझे जनता जनार्दन का सेवक बनकर यही काम करने में सबसे ज्यादा खुशहाली होती है। जैसे गरीब को पक्का घर देना। साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है, जब तक हर गरीब को अपना पक्का घर नहीं मिल जाता। साथियों, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की धरती है। जब जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है।
बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। गयाजी जिले के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो रहा है। भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि कोटि लोगों का है। ये संकल्प सिद्ध होकर रहेगा। साथियों, मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है, और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन शर्मा जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से शशांक रंजन जी हैं, हमारे साथ जेडीयू से प्रतिभा सिंह जी हैं, और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अभिषेक अहलावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। बिहार तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है। पढ़ाई के लिए दिल्ली आना पड़ रहा। इलाज के मामले में करें काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा, इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ रहा। रोजगार की बात करें तो रोजगार के मामलों में भी विकास कर रहा, इधर ही आना पड़ रहा। पलायन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। 13,000 करोड़ रुपए की सौगातें दी जा रही हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ उम्मीद है? नमस्कार, प्रणाम सभी इंडिया वाइज परिवार के दर्शकों को, अपने साथी प्रवक्ताओं का भी नमस्कार करता हूँ। पुष्पेंद्र जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी वो बिहार के नौजवानों के लिए थी, बिहार के विकास के लिए थी। हाँ। और इससे पहले भी उन्होंने हजारों करोड़ की यहाँ पे जो सौगातें दी, आपको थोड़ा सा बैकअप करके पीछे देखना पड़ेगा कि जब 2014 के बाद सरकारें हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में बनी और उसके बीच में जब हमारे एनडीए संपर्क वहां शुरू हुए, फिर उन्होंने एनडीए के कुछ गलत भावनाओं से लोग घुस के एनडीए के तालमेल को साल 2 साल 3 साल के लिए तोड़ा। उस दौरान जब बीच में ये कहीं ना कहीं जब दूसरी एनडीए को जब वहां एनडी लोगों ने तोड़कर अपने आप को साबित करने का काम किया, तो उस वक्त जो हमारी केंद्र की योजनाएं जा रही थी वो ऑलरेडी लागू हो चुकी थी और लोगों को पहुंच रही थी। मगर जो बीच में साल 2 साल का गैप मिला जिसमें एनडी गठबंधन ने अपनी सरकारें बनाई, उस दौरान उन्होंने केंद्र से आई हुई मदद का कहीं ना कहीं कोई भी खर्चा नहीं दिखाया।
दूसरी चीज, जब एनडीए ने पुनः गठन करके अपनी सरकार मजबूत करी और माननीय नीतीश कुमार जी के संपर्क में आकर वो फिर से सरकार बनाने का काम किया, तो उन योजनाओं का पुनः फिर शुरू हुआ। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद चीजों को, समस्या को देखते हुए हम दिल्ली एम्स में आकर रुकते हैं, तो क्या बिहार ही देखता है? क्या बंगाल के लोग एम्स में नहीं आते? एम्स में क्या यूपी के लोग नहीं आते? भारत का सबसे बड़ा आयुर्विज्ञान केंद्र है एम्स दिल्ली, जहां पर हम एक एक व्यक्ति की सांसें रोकने का काम भारत सरकार जो एम्स के दौरान होता है, वहां पे सभी पूरे भारत के प्रदेशों का स्वागत है। रही बात बिहार के, जो आज आपने देखा कि सरकार ने जो इतनी योजनाएं दी, आप खुद देखिए कि जो सड़कें आज बिहार के अंदर जो लोग चल रहे हैं, हम आप जाते हैं, आपके पत्रकार बंधु भी जब बिहार में दौरा करते हैं, सड़कें क्या ये एनडीए सरकार के पहले ऐसी थी? अब लालू सरकार की बात कर लीजिए, क्या लालू सरकार ने कभी बिहार की सड़कों का चौड़ीकरण शुरू किया? एक 40 रोड पे 2 बसें चलती थी, आपस में लड़ते थे, कितने एक्सीडेंट होते थे। विकास के मामले में एनडीए सरकार ने बिहार को भी उतना ही सम्मान दिया है जितना जहां पर भारत सरकार में, जहां पर भाजपा की सरकारें रही हैं। बिहार के साथ किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं हुआ है। नहीं, पक्षपात तो नहीं हुआ, सबसे ज्यादा ही दिया है, सबसे ज्यादा ही दिया, पक्षपात कहां हुआ? तो जब अगर कोई पक्षपात नहीं हुआ है तो विपक्षी उस पर उंगली उठाते हैं। अरे सर, पक्षपात अगर हम करें कि बिहार को हम योजनाएं न दें, बिहार के अंदर हम डेवलप ब्यूरो न लेके आए, वहां के लोगों को शिक्षित ना करें, वहां हमने इतने इतने बैराज दिए, इतने रोडें दी, इतने मील्स देखिए चालू हो रहे हैं, क्या वहां पर किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी है? नहीं, क्योंकि एनडीए सरकार, देखिए माननीय नीतीश कुमार जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, मगर एनडीए सरकार के जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, तो 2 डिप्टी सीएम भी रखे हैं। ऐसा नहीं कि माननीय हमारे डिप्टी सीएम को देख नहीं रहे, कर नहीं रहे, क्योंकि जनता ने सभी को आशीर्वाद दिया है और जनता के लिए ही पूरी सरकार बनाई जाती है। तो जहां पर विपक्ष का काम क्या है? जनता के मुद्दों को भटका देना, जनता को सही राय मत देना। अब आरजेडी की बात करें, आरजेडी, आज देश के अंदर आरजेडी को कौन नहीं जानता? आप बताइए, देश के अंदर भ्रष्टाचार बिहार किस प्रकार से दबा हुआ था, एनडीए सरकार ने उसको निकालकर वहां से लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की योजनाओं को देकर वहां से कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ने का काम किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को देखिए, अब कोई फंड की दिक्कत है क्या? वहां से कोई स्टूडेंट तो बाहर नहीं आता पढ़ने। हाँ, जब कोई ऐसे कोई डिप्लोमा होते हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं, तो वहां तो दिल्ली आना पड़ेगा, कलकत्ता जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा, बैंगलोर जाना पड़ेगा। देश में शिक्षा हर जगह सक्षम है, हर जगह बेहतर है। तो चलिए, ठीक है, और भी इनके अलावा और भी मुद्दे हैं, मैं उन पे भी आ जाऊंगा। ठीक है, हमारे साथ जेडीयू से प्रतिभा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी सवाल ले लेता हूं। प्रतिभा जी, आज 13,000 करोड़ की सौगात मिली है, तो क्या कुछ आप आगे विकास का मॉडल देख पा रही हैं? उपेंद्र जी, देखिए, जब से 2005 से लेके अभी तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार बिहार में बनी है, तब से तो अब लोग माने न माने विकास का मजा लेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं। ये विपक्षियों का, ये उनकी पुरानी आदत है। अब देखिए ना, बिहार में विकास नहीं हुआ, इसको कोई अंधा भी नहीं कह सकता है। जो चिकनी सड़कों पर चलेंगे, उन्हें अगर आंख से अंधे भी होंगे, फिर भी उन्हें पता चलेगा कि नहीं नहीं, ये सड़कें चिकनी है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं। और जिन्हें गर्मी लगती थी कि 4-4 दिन बिजली आती नहीं थी, आज उन्हें 24 घंटे निर्बाध गति से बिजली मिल रही है, और वो भी 125 यूनिट गरीबों के लिए मुफ्त कर दी गई है। जो वृद्धजन जो खाने के लिए तरसते थे, बच्चों पर आश्रित थे, आज उनका पेंशन बढ़ा करके 400 से 1100 रुपए कर दिया गया। और आज हर घर को नौकरी और रोजगार मिल रहे हैं। हर घर में बेटियां शिक्षक बन रही हैं, बच्चों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है। विकास और कहते किसको है? अब ये लोग जब बात करते हैं, भाई 60 वर्षों तक आपकी केंद्र में सरकार रही, बिहार में भी आपने 15 वर्षों तक राज किया, क्या किया था आपने? बिहार को तो खोखला करके रख दिया था, और केंद्र पर जो काबिज थे उन्होंने देश को खोखला कर दिया था। पटरी पर लाने में सरकार को वर्षों लगे, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने आज बिहार की दशा और दिशा को बदल करके रख दिया है। तो ये कहना बेईमानी होगी कि बिहार में विकास नहीं। लोग पलायन की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, आप अभी मैं सुन रही थी उपेंद्र जी, आपने कहा था शुरुआती दौर में कि आज भी इलाज के लिए दिल्ली एम्स जाना पड़ता है। तो एम्स दिल्ली में है और दिल्ली देश की राजधानी है, तो बेशक कहते हुए हमें कोई गुरेज नहीं कि राज्यों की राजधानी से बड़ी देश की राजधानी है, बिल्कुल, और वहाँ सुविधाएं अधिक हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बिहार में सुविधाएं नहीं है। हम तो कभी आज तक दिल्ली नहीं गए इलाज करवाने। हम जैसे लोग तो नहीं जाते हैं दिल्ली इलाज करवाने। जिनको सुविधा है वो जाते हैं इलाज करवाने। गरीबों का लाइफ अच्छा ठीक है प्रतिभा जी, अभी विपक्ष की तरफ से और भी कई आरोप लग रहे हैं, जैसे अभी क्योंकि बड़ी सौगात तो यहाँ पर मिल चुकी है, प्रधानमंत्री जी ने खुद दी है, लेकिन कई सवाल पुराने भी उठाकर सामने आ जाते हैं कि भैया पहले तो ये बता दीजिए शराबबंदी से क्या कुछ हुआ। आरोप लग रहा है कि शराबबंदी के बाद जो वहां के युवा हैं वो तस्करी पर उतर गए। नहीं, अब ये तो वही बात है ना कि मर्डर के लिए कानून बना। हाँ। और युवा मर्डर सामने से नहीं कर रहे, पीछे से छुरा भोंक रहे। ये तो वही बात हो गई। अरे भाई, शराबबंदी कानून से क्या फायदा हुआ वो मैं बताती हूँ। मैंने भुगता है उन चीजों को। जिस घर में बहू बेटियां पीटी जाती थी, जिन बच्चियों के दुपट्टे खींचे जाते थे शराब के नशा में, छेड़खानी होती थी शरेआम, आज वो नहीं हो रहा है। आज हमारा घर शराब से बर्बाद नहीं हो रहा है। अगर कोई पीता भी है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करती कि शराब पीने वाले लोग नहीं पीते हैं। आज भी कुछ लोग पी रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि शराब के नशे में किसी के साथ छेड़खानी कर दें या अपनी पत्नी को पीटे या अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दें। शराब के नशे में अब ये नहीं हो रहा है। पहले पी करके हंगामा करते थे, आज पी करके लोग चोर की भांति सो जाते हैं। प्रतिभा जी बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है और ये बात मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्योंकि शराबबंदी के बाद से जिस तरीके से लोगों ने खुद ही शराब बनाना शुरू कर दिया और जहरीली शराब के इतने मामले आपके सामने भी सामने आए होंगे कि लोग मारे गए शराब पीकर। नहीं तो इसमें उपेंद्र जी कोई भी सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा। अब कानून तो बना हुआ है, कानून तो मर्डर का भी बना है ना। जो मर्डर करेंगे वो जेल जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। बावजूद उसके कुछ लोग हैं ऐसे ना जिनके हाथ रक्त से रंजित हैं। तो सवाल है कि सरकार का काम है कानून बना देना। सरकार ने कानून बनाया, बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी टाइम टू टाइम अपने पुलिस पदाधिकारियों को वो कहते रहते हैं, टपटते रहते हैं कि देखिए इसमें शक्ति बरतिए। लेकिन अब लोग नहीं जागरूक होंगे। लोगों में जागरूकता का सिर्फ अभाव है, सरकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं सरकार साइड से बोल रही हूँ, बल्कि जो हमारे विपक्षी भाई बैठे हैं वो भी इन चीजों को महसूस कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, उन्हीं से एक बार जवाब ले लेते हैं। शशांक रंजन जी, क्योंकि ये मात्र किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है और ना ही ये विपक्ष की बात है और ना ही वहां की सरकार की बात है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार के लिए विकास की बात कही है, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नजर आ रही है या नहीं? जी नमस्कार, और पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। हाँ। सबसे पहले तो मैं आज बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ क्योंकि बिहार में एक क्षेत्र है अंग क्षेत्र, और आज का दिन अंग क्षेत्र के लिए स्वर्णिम रहा कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ इसी अंग क्षेत्र में केंद्र और राज्य के नेता प्रतिपक्ष भी आए, और ऐसे मौके शायद ही पहले कभी अंग प्रदेश क्षेत्र के लिए आए होंगे। हाँ, और एक बात और है, आरजेडी के 2 विधायक भी मौजूद रहे, इसको भी जोड़ लीजिए। जो भी मसला जो भी हो, लेकिन आज का दिन अंग क्षेत्र के लिए, बिहार प्रदेश के अंग क्षेत्र के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन रहा। बिल्कुल। इस एक प्रकार से नेतृत्व हमारे क्षेत्र में रहा और हमारे क्षेत्र के को लेकर चर्चा किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार के हित को देखते हुए उन्होंने पैकेज की घोषणा किया है, मैं समझता हूं कि उनकी मंशा बिहार के हित से जुड़ी हुई है। लेकिन जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की घोषणाओं की बात होती है, तो वर्ष 2015 का चर्चा स्वतः सामने आने लगता है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज का वादा किया था, और वह पैकेज आज तक बिहार की जनता को नहीं मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास को लेकर योजनाओं को लाते हैं, बिहार की जनता के जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, तो मैं उनकी नीतियों का समर्थन करूंगा। लेकिन उनके हर वायदे के बाद वर्ष 2015 का वायदा और 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान के वायदे चर्चा में स्वतः आ जाती है, जो कि उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।
नहीं, वो तो विपक्ष को हमेशा से ही लग रहा है, विश्वास विपक्ष को होता ही कहाँ है। दूसरा शशांक रंजन जी, ये है कि अभी जो विपक्ष का एक बड़ा खेमा है, उसके भी 2 विधायक आज पीएम मोदी के मंच पर देखे गए। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो विपक्ष हो सकता है उसमें टूट शुरू हो चुकी है। ठीक है, उन 2 विधायकों के नाम हैं, एक नवादा से है विभा देवी और दूसरे रजौली से प्रकाश वीर, आरजेडी के विधायक। देखिए, हर कोई स्वतंत्र है राजनीतिक रूप से निर्णय लेने के लिए। कोई भी किसी भी वक्त अपना राजनीतिक आशियाना बदल सकते हैं, इस पर किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होना चाहिए। जिन्हें छोड़कर जाना हो चले जाएं। हम न कल थके थे न आज थके हैं, हम निरंतर बढ़ते रहेंगे। हम शून्य से शुरू कर पुनः शिखर पे पहुंचेंगे। मतलब आप दोबारा शून्य पे जाएंगे और फिर शिखर पर पहुंचेंगे? शून्य पर जा नहीं रहा हूं। मैंने कहा अगर ऐसे भी हालात उत्पन्न हो जाते हैं तो हम घबराने वाले नहीं हैं। हम एक नई शुरुआत करते हुए पुनः शिखर को पाएंगे। नहीं, खैर वैसे शून्य की बात आपने सही कही, और वैसे भी कई राज्यों में शून्य है भी। दिल्ली की बात कर लें तो वहां पर शून्य से आगे बढ़ भी नहीं रहे आप। अभिषेक अहलावत जी, आप फिलहाल क्या देख पा रहे हैं बिहार में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगात दी है? चुनाव की बात कहें या वास्तव में विकास की सौगात? देखिए, जैसा कि रंजन भाई ने भी कहा और नवीन भाई ने भी कहा और बड़ी बहन उन्होंने भी कहा कि बिहार में बदलाव तो जरूर आए हैं जब से कि ये सरकार आई है। एनडीए की जो सरकार एक तरीके से देखी जाए, बिहार में बहुत चेंजेस आए हैं। मैं स्टूडेंट के तौर पे भी बिहार विजिट कर चुका हूं और आज भी मैं 1-2 साल पहले मैं विजिट करके आया था। मेरे एक दोस्त की शादी थी, उस समय मेरा जाना हुआ था। तो मैंने ये तो देखा है कि बिहार में, पटना में खासतौर पे मैंने बहुत बदलाव देखा। जिस तरह की साफ सफाई आजकल पटना में देखने को मिलती है वो पहले इमेजिन नहीं की जा सकती थी। तो बदलाव आए हैं, परंतु दुर्भाग्य आज भी यही है पुष्पेंद्र भाई कि ये घोषणाएं धरती पे उतर नहीं पा रही। बिहार वो धरती है जिसने भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों को जन्म दिया। बिहार से आप देखिए, पटना से पाटलिपुत्र, बिहार में क्या क्या नहीं दिया। नालंदा विज्ञान सारा बिहार में था, सब कुछ था। अंग्रेजों के बाद ये उम्मीद जगी कि बिहार को जो नेग्लेक्ट किया गया था वो नहीं होगी। कांग्रेस ने काफी लंबे समय तक शासन किया, कांग्रेस का ही वहां पे शुरुआत में शासन रहा, परंतु उठापटक कुछ ऐसी रही कि एक के बाद हर साल मुख्यमंत्री चेंज होते रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में जनता ने विपक्ष को, जो विपक्ष के लोग थे, जनता दल की पार्टियों को बनाया। लालू प्रसाद यादव जी उस समय के सबसे क्रांतिकारी युवा नेताओं में हुआ करते थे, उनको मौका दिया गया, वो आए। परंतु उस समय वो इतना एक काला समय निकला जो लालू प्रसाद यादव जी के राज्य का रहा, दुर्भाग्य से, कि बिहार का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। आज की तारीख में आप देश के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए, मैं चैलेंज करता हूं, देश के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पे आपको सबसे अधिक संख्या में मजदूरी करता हुआ व्यक्ति बिहार का मिलेगा। बिल्कुल। और एक और मैं जबरदस्त फैक्ट बताना चाहता हूं, दुनिया, भारत की किसी भी बड़ी से बड़ी आप कंपनी में चले जाइए, भारत के किसी बड़े से बड़े सरकारी दफ्तर में आप चले जाइए, आपको एक ना एक बिहारी बैठा जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल। तो बिहार में किसी चीज की कमी नहीं, वहां पे लेबर काम करने वाले मेहनत कश लोग हैं। ऐसा उन्होंने दुनिया में जाके अपना लोहा बनवाया है। सारी दुनिया में, पूरे भारत में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें अगर सबसे बड़ा किसी राज्य के व्यक्तियों का, लोगों का अगर मैं योगदान कहना चाहूं तो बिहारियों से ज्यादा किसी का नहीं रहा। बिल्कुल। हमारी सिविल सर्विसेज को ले लीजिए। परंतु ऐसा क्या हुआ, नीतीश कुमार जी के राज्य में थी। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी लगभग बैक टू बैक राज करते रहे। गठबंधन में भी इन्होंने राज किया, बीजेपी के साथ भी राज किया। परंतु दुर्भाग्य आज भी है पुष्पेंद्र भाई के बनते बनते पुल उद्घाटन से पहले बिहार में बह जाने की खबरें आती हैं। ये घोषणाएं समझ में आती हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की, पैसा है, पैसा वो देने के लिए कह भी रहे हैं, परंतु वो धरती पे जिस तरीके का करप्शन आज, वही कारण है कि वहां से पलायन हो रहा है। और ये ऐसी एक प्रॉब्लम है जिसको हम ऑस्ट्रिच की तरह रेत में सिर डाल के समझ, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। ये एक भयावह स्थिति है बिहार की जनता के लिए। अफसोस, बिहार के गांव हमारे यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में खेती करने के लिए आते हैं। ऐसा कि बिहार से उपजाऊ भूमि
हमारे यहाँ नहीं, आपको फैक्ट बता पुष्पेंद्र भाई। सही बात। और वहाँ का व्यक्ति हमारे यहाँ आके खेती कर रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है, वहाँ का सरकारी अमला अभी तक नहीं सुधरा है और उसकी जिम्मेदारी नवीन भाई क्षमा करिए ये आपकी और बहन जी आपकी ही है। और इसमें भाई बिल्कुल बिल्कुल, जब आप सही करेंगे हम आपके साथ रहे, पर फिलहाल हुआ उतना कुछ नहीं रहा जितनी घोषणाएं हो गई। ठीक बात है नवीन शर्मा जी, क्योंकि ये बात तो हो गई बिहार के विकास की, लेकिन जो जनता है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, उनका विकास कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें बाढ़ को लेकर, ठीक है, जो बाढ़ से ग्रस्त एरिया हैं, जो जिले हैं, वहाँ पर हालात ये हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, चलिए वो तो रोजी रोटी उपलब्ध है, ठीक है, वरना जो गरीब आदमी है वो तो सरकार के राशन पर ही डिपेंड है। देखिए एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये बारिश का मौसम है, हाँ, इसमें सरकारें अपनी तैयारी करके रखती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम बिहार के अंदर आप देखिए जो बाढ़ पीड़ित जितने भी क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ हमारा बिहार है, जो 10-12 जिले हमारे जो बिहार से टच में आते हैं, तो जब नेपाल से डैम छोड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पानी यूपी में भी घुसता है और आपके इधर बिहार में भी आ जाता है। मगर सरकारें जो रोकथाम करती हैं वहां पर अपनी योजनाओं को पूरी तरीके से मुस्तैद रखती है। जिलाधिकारी होते हैं, जो बाढ़ नियंत्रण अधिकारी होते हैं, सभी डिपार्टमेंटों को अलर्ट किया जाता है। और ऐसा नहीं कि हम बाढ़ पीड़ितों को सड़क पे मरने के लिए छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं सर। जब से एनडीए सरकार वहां पर आई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे बाढ़ पीड़ितों को सही समय पे सही मदद दी जाती है। अब कहीं ना कहीं कोई जलस्तर बढ़ा हुआ होता है तो हम मौसम के हिसाब से, मौसम से तो देखिए लड़ नहीं सकते हैं, हम कुदरत से नहीं लड़ सकते हैं, मगर हम अपने लोगों को बचाने का काम बहुत तेजी से करते हैं। हमारे वहां आप खुद देख लीजिए कि किसी तरीके से कोई जान माल का खतरा नहीं होता है। अब ईश्वर की जो मर्जी होती है उसके आगे तो इंसान लाचार है, मगर एक सरकार लाचार नहीं है। सरकार अपना मुस्तैदी से काम करती है। एनडीए सरकार ने बिहार में पहले से अब कहीं ज्यादा बाढ़ नियंत्रण चीजें लगा के रखी हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई एक या दो ऐसे कोई हादसा पड़ जाए कि किसी का घर गिर जाए, वहां भी सरकार उनकी मदद के लिए पूरी तरीके से खड़ी होती है, उनको पीएम आवास योजना तक देती है। रही बात जो चीजें हैं कि हम जब बाढ़ से परेशान होते हैं तो ये कुंठा एक प्रदेश की नहीं है, ये कई प्रदेशों में भी लोग ऐसे आते हैं। मगर जब सरकारें काम कर रही हैं, धीरे धीरे हम उन तक पहुंच रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए कि 2005 के बाद जो भी हमारे बिहार में बाढ़ ग्रस्त इलाके होते थे, वहां अब किसी के जानमाल की कोई भी खबर नहीं आती है, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत मुस्तैदी से काम किया है। और मैं नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एनडीए सरकार की साख को मजबूत बनाने में बहुत मेहनत की है, डेवलप पॉलिसी की है। ऐसा नहीं है, नीतीश जी ने काम किया है, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। बिहार पे बहुत काम किया है, बिहार के लोगों के लिए काम किया है, बिहार की पहले से जो दशा और दिशा थी उसके लिए उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। तो ये एनडीए सरकार उनके साथ हमेशा मिलकर काम करती है, अच्छे से करती है। और बिहार सबसे पहली चीज ये है कि पहले से और अब बहुत फर्क है सर। बिहार के अंदर अब आप जाइए, अच्छे स्कूल भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं। बिहार के अंदर अब शिक्षा आपके अच्छे मौसम के हिसाब से नहीं, अच्छे रैंक के हिसाब से आ रही है। पहले का क्या था कि गरीब को पढ़ने नहीं दिया जाता था सर, अब ऐसा नहीं है। अब गरीब भी पढ़ रहा है और अमीर तो पढ़ ही रहा है। तो जहां तक सरकार की बात है, बाढ़ नियंत्रण पूरी तरह मजबूत है और सरकार अलर्ट पे रहती है। अभी तक कहीं भी आप तो पत्रकार हैं, टीवी चैनल आपके माध्यम से, अगर कहीं भी आपकी तरफ से कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा नॉलेज हो जहां पर हमारी टीम अभी नहीं पहुंच पाई है, तो मैं आपके चैनल पे बैठ के ये अनुरोध करना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं को और अपने विपक्षियों को भी कहना चाहूंगा। देखिए, बाढ़ पीड़ित में कोई धर्म जाति का व्यक्ति नहीं होता है, ना कोई पार्टी का व्यक्ति होता है, वो इंसान होता है। और मुझे लगता है अगर हमारी जिम्मेदारी कहीं पर 90% है तो 10% विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो उस चीज को मुद्दा ठीक है नवीन शर्मा जी। प्रतिभा जी, क्योंकि मैंने ये सवाल जो बाढ़ वाला सवाल था इसलिए इनसे पूछा था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि 11 साल के अंदर 4 करोड़ पक्के मकान हमने दिए हैं, जिनमें 38 लाख मकान बिहार को दिए हैं। गया की बात करें तो 2 लाख मकान। ठीक है, क्योंकि आप सरकार में हैं तो आप अच्छे से बता भी सकती हैं कि अभी जो आपको लगता है कि बिहार में कुछ ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं
और वहां पर सरकार को और भी ज्यादा ठोस कदम उठाने चाहिए, या फिर जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनकी बसावट के लिए कोई दूसरा स्थान चुना जाना चाहिए? देखिए उपेंद्र जी, ऐसा है कि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। अब देखिए, प्रकृति तो हमारे वश में नहीं है ना, किसी के वश में नहीं, किसी सरकार के वश में नहीं है। कुछ निचले इलाके, जो तटीय इलाके हैं, वहाँ बाढ़ की विभीषिका हर वर्ष लगभग लंबे समय के लिए या कुछ समय के लिए देखी जाती है। लेकिन सरकार ने इस दिशा में बहुत काम किए हैं। और जो जैसा कि आपने बसावट की बात कही, तो सरकार तो बसावट के लिए लोगों को जगह दे रही है। हाँ, और सरकार अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि हमने इतना पक्का मकान दिया, तो उन्होंने पक्का मकान दिया। आप देख लीजिए कि आज जो गरीब परिवार हमारा झोपड़ियों में रहने के लिए व्यवस्था, आज वो गरीब परिवार हमारा रह रहा है, वो पक्का मकान में रह रहा है। उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में मुफ्त का खाना खा रहे हैं, मुफ्त का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे बिहार के लोग, हम तो उनको अपने परिवार के सदस्य मानते हैं ना, जो भी बिहार के हमारे परिवार के सदस्य हैं जो बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं, प्राकृतिक विपदा को झेल रहे हैं, तो उनके लिए सरकार काम नहीं कर रही है या कोई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल है कि यह आपदा है, प्राकृतिक आपदा। अगर आज बाढ़ है तो हम बाढ़ की बात कर लेते हैं, अगर कल सुखाड़ आती है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होना है। तो सरकार का काम है उन्हें राहत पहुंचाना, उनके लिए व्यवस्था मुहैया करवाना। सरकार करती आई है, कर रही है। और ये लोग जब बात करते हैं ना, सही कहा अभी भाई साहब ने कि वो सबके परिवार के सदस्य की तरह है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर हमारा सरकार का एक हाथ बढ़ता है, सरकार अपना हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करती है, तो चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, वो सभी बिहार के लोग हैं। उन सबको मानवता के नाते उन सबकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये करेंगे नहीं, बड़ी बड़ी बात बनाएंगे, ये सरकार को कोसेंगे। जो सरकार जितना काम कर रही है, जाके बाढ़ पीड़ित से पूछिए कि उनके लिए कम्युनिटी किचन चलाया जाता है। जिस दिन से पानी घुसता है, सरकार उनके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करती है। क्या 2005 से पहले की सरकारों में ये सोच थी? क्या उन्होंने कभी कम्युनिटी किचन बनाया था? कितने गांव बाढ़ में दह जाते थे, कितने के मवेशी बाढ़ में दह के मर जाते थे। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। हाँ, निचले इलाके में पानी आता है, सरकार तुरंत उसकी व्यवस्था करती है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है, लोगों के लिए दवा दारू की व्यवस्था करती है, लोगों के तीनों टाइम खाना का व्यवस्था करती है, और उनके बसावट की भी सरकार व्यवस्था कर रही है। ठीक है। अभी तो हमारे गांव में कई बीघा जमीन एक्वायर किया है गवर्नमेंट ने वैसे लोगों को बसाने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार ऐसा कदम उठा रही है तो फिर तो शशांक रंजन जी विपक्ष के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चुनावी साल है, और अगर ये सब कुछ फिलहाल की सरकार वहां पर दे रही है तो आपके लिए तो मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। कैसे जीत पाओगे? ऊपर से तो आप तरह तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। जी, यह इंडिया अलायंस के लिए किसी भी प्रकार से चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस के पास बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर जनता का ध्यान आकृष्ट करवाया जा रहा है, और यह प्रारंभ हो चुका है कि जनता का ध्यान उस दिशा में आकृष्ट करते हुए सरकार की हकीकत को उनके सामने लाया जाए और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सरकार का यह स्वर्णिम अतीत रहा है कि बिहार उन दिनों अच्छे प्रांतों में गिने जाते थे। बिहार की चर्चा सबसे तीव्र प्रगतिशील प्रदेशों में हुआ करती थी, और आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तुलना में बिहार का उस मुकाबले विकास नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस का शासनकाल वर्तमान सरकार से बेहतर कांग्रेस का विकास आप देखिए, मैं प्रधान जी ने चीज कहना चाहूंगा। जी बोलिए। कि कांग्रेस का विकास मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है, लेकिन ये जो हमारे कांग्रेस के भाई प्रवक्ता जो उटपटांग बात बोल रहे हैं ना, हमसे रहा नहीं गया। विकास करेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। एक बार सुन लेने दीजिए, उसके बाद जवाब मैं भी दूंगा और आपको मौका दूंगा मैं। हाँ शशांक जी। जब बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी हुआ करते थे, प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा था, तो यह पूरे देश में चर्चा का विषय था। तो शशांक रंजन जी, उस जमाने की एक दो बिल्डिंग है बिहार में? जी बिल्कुल।
बिल्कुल प्रधान जी, मिलेंगे। मैं एक बात और करना चाहूंगा। अगर आप जब उस दौर की बात कर रहे हैं तो आप भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को इंडिया, आपके इंडी गठबंधन की जो सरकार केंद्र में रही, कभी भारत रत्न के लिए क्यों नहीं सोचा आपने? ये किस सरकार ने सोचा? 60-65 वर्षों के बाद जब मोदी सरकार देश में आई, तब उनको बिहार के लाल की, तब हम लोग वो हीरा निकाल के लेके आए, तब भारत रत्न दे पाए हम लोग। बड़े शर्म की बात है उपेंद्र जी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के नेताओं के साथ एक लंबी लेकिन दी है जिसे पार करना किसी दल के बूते की बात नहीं है। इससे बौखलाहट में इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि शशांक जी, अभी आप खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास तो काफी ज्यादा मुद्दे हैं, इंडिया गठबंधन के पास इतने मुद्दे हैं कि हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और सरकार के बारे में बताएंगे। एक दो मुद्दे आप मुझे बता दीजिए। के माध्यम से कहता पुष्पेंद्र जी बता दे रहा हूं मैं, बहुत अच्छी सी बात। इनके पास सिर्फ मुद्दे हैं, योजना कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और एनडीए के साथ है, और बिहार के अंदर नीतीश जी ने योजनाएं दी है और धरातल पे दी है, और इनके पास सिर्फ मुद्दे हैं। नहीं, मुद्दे भी क्या है? मुद्दे भी क्या है, एक बार जान लेते हैं ना उनसे। शशांक जी, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास योजनाएं थी, इसलिए देश में योजना आयोग था। हाँ, तो आप क्यों मना कर रहे हैं फिर? क्या हमने किसी योजना को बंद किया? हमने और योजनाएं बढ़ा दी। आज बिहार क्या पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार योजनाएं बढ़ाई है। तो आप तो मुद्दों की बात करें, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं। हमारे पास बिहार के नौजवानों के लिए मुद्दा नहीं है, उनके लिए योजना है और हम उस योजना पे उनके साथ खड़े हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास योजना थी, इसलिए कांग्रेस राज में योजना आयोग हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि बिहार में योजनाओं और मुद्दों का अभाव नहीं है। बिहार में आज भी शिक्षा का एक बहुत अच्छा मुद्दा है, रोजगार का एक मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। जबरदस्ती लेकिन आप इन मुद्दों पर बात कहाँ कर रहे हैं? आप तो दूसरे मुद्दों को लेकर लगे हुए हैं, एसआईआर को लेकर। ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अब की बार एलावत जी, ठीक है, दिशा में अगर आवाज उठाएंगे तो हम ठीक है। अरे भाई, अभिषेक अहलावत जी, अब की बार सदन में भी देखने को मिला, समझ में नहीं आता। जनहित के मुद्दों पर तो विपक्ष ने बात ही नहीं की। इनको पता नहीं क्या लग रहा था कि अगर हम अपने मुद्दे नहीं उठाएंगे, कह सकते हैं कि स्वार्थ की राजनीति मान लेते हैं। अगर आप अपने लिए बात कर रहे हैं, जनता की बात नहीं कर रहे, तो स्वार्थ की राजनीति है। पहले ही अपना बचाव करने से लगे हुए हैं कि अगर एसआईआर वाला जो मुद्दा है उस पर कुछ हो जाए तो पहले तो हमारा बचाव हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे हम जनता के बाद। वही यही बात है। दुर्भाग्य ये है बिहार का जो विपक्ष है, वो स्वयं को खत्म करने के इरादे से, ऐसा लगता है कि मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त का वो बीड़ा नहीं उठाया, स्वयं राहुल गांधी जी ने भारत से कांग्रेस मुक्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है। जो मुद्दे शशांक भाई ने कहे हैं वो वाकई में मुद्दे हैं और उसमें मैं उनके साथ हूँ। इसको सरकार को घेरना चाहिए, हर एक नागरिक का फर्ज है। ये सवाल मैं भी पूछता हूँ, परंतु दुर्भाग्य ये है कि आरजेडी और राहुल गांधी जी एक 7th पास और मतलब इस तरह के लोग वो इस तरह की बातें एसआईआर के ऊपर वो बात उठाते हैं। तो मैं कई बार पुष्पेंद्र भाई हम भी पूछ चुके हैं कि इसका तरीका तो यही है कि जहां जहां सरकार है वहां एनआरसी कर दीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस वाले हमारे प्रवक्ता कभी उस पर अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं कहते। खैर छोड़िए, जो दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं वो इतनी ज्यादा हास्यास्पद है बिहार के विषय में। आरजेडी का जिस तरीके का अतीत रहा है, कांग्रेस किसी भी प्रकार का विजन देने के में तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह का कानून अभी आया जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जिस पर केवल चर्चा के लिए सदन में रखा गया था अमित शाह जी के द्वारा, और विपक्ष ने उसके ऊपर जिस तरीके से हंगामा किया, उससे पता चलता है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन हो चुका है। असली जनता के मुद्दों पे वो बात ही नहीं करना चाहते। वो ऐसे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं जिनसे जनता का कोई सरोकार है ही नहीं। अफसोस ये है कि ये सोचे बैठे हैं पुष्पेंद्र भाई, जैसे कि बॉलीवुड के लोग सोचते हैं, उनको पढ़ाया जाता है कि जनता बेवकूफ है। इनकी एक सोच बन गई है, क्योंकि इन्होंने जनता, ये टूरिज्म के तौर पे जनता के बीच में निकलते हैं इनके शीर्ष नेतृत्व। इन लोगों को जनता की असली पीड़ा से कोई ताल्लुक होता नहीं है, इसीलिए इस तरीके के फर्जी मुद्दों को ये लोग उठाते हैं, जैसे एसआईआर
और ये कहते हैं कि सबको जेल हो जाएगी, तो तुम्हारा आधार कार्ड छीन लिया जाएगा और एक ही पार्टी का राज होगा, इस तरीके की वाहियात बातें माननीय राहुल गांधी जी करते हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि एलओपी इतना बड़ा पद उन्हें दिया है जनता ने, किसी ने तो वोट दी ही है ना उन्हें। जिन लोगों ने उनसे भरोसा जमाया कि वो सरकार को घेरे और सरकार से कुछ सही करवाए जनता के लिए, वो उसको ना करके उन्होंने संसद का सत्र एक दिन नहीं चलने दिया, किसी भी एक बिल पे चर्चा नहीं होने दी। आज भी वो वहां बिहार में जाके एक तरीके का पॉलिटिकल टूरिज्म करते नजर आते हैं। जिस तरह की इनकी सोशल मीडिया टीम्स जिस तरह की तस्वीरें डालती हैं, कहीं और की तस्वीर उठा के उसके सामने राहुल गांधी जी की तस्वीर चिपका के जिस तरीके की वो मीम बनती जा रही है, हास्यास्पद होता जा रहा है। इन्हें ऐसा लगता है जो सूचना प्रौद्योगिकी का श्रेय ये राजीव गांधी जी को देते हैं, माननीय राजीव गांधी जी को, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने सूचना प्रौद्योगिकी को यूज करना ही छोड़ दिया है। परंतु खुशकिस्मती ये है हमारे देश की कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन, और वो जो चाहे इतिहास 1 मिनट में गूगल करके विकिपीडिया पे आप पढ़ सकते हैं कि ये इतने टर्म तक हमारे यहाँ ये सीएम रहे, इनकी ये उपलब्धियां रही। और आज कांग्रेस शायद इस सच्चाई से मुंह फेर चुकी है, और कांग्रेस के नेता और आरजेडी के भी नेता धरती के जो नॉर्मल जो लोग हैं उनसे दूरी बना चुके हैं, और उनको मालूम ही नहीं है कि जनता के असल मुद्दे क्या है। मेरे जैसा व्यक्ति जो राजनीति से बिल्कुल अलग है, जो चाहता है कि बीजेपी हो, जो सत्ता में जो भी सत्ता में हो जवाब दे हो जनता। नहीं, बिल्कुल एलावत जी, सही बात, हाँ सही बात। शशांक रंजन जी, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा जनता के बीच में जाने की बात करते हैं, जनता के बीच में जाते भी हैं, ठीक है, लेकिन जहां पर जनता की बात करनी चाहिए वहां पर आपकी पार्टी बात ही नहीं कर रही है। और आप उन मुद्दों को उठाते हैं कि जिन मुद्दों को उठाकर खुद आपका नुकसान हो जाता है। आप तभी से बोल रहे थे कि मानसून सत्र लाया जाए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करके क्या फायदा हो गया आपका? आपका तो नुकसान ही हो गया, क्योंकि जो गड़े मुर्दे थे वो गृह मंत्री ने उखाड़ कर आपके सामने रख दिए, प्रधानमंत्री ने उखाड़ कर आपके सामने रख दिए। देखिए, सदन में जो भी चर्चाएं हुई वह देश के सामने है, और किन्होंने क्या कहा वह भी देश के सामने है, और सच्चाई भी देश के सामने है। और यह सदन जो मानसून सत्र का चला है, यह कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा वक्त लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार की सदन में जिस प्रकार की चर्चाएं हुई है, उन चर्चाओं से देश की जनता में कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था बढ़ रही है, और खोया जनाधार वापस लौट रहा है। और हमारे आदरणीय राहुल जी ने जाने की आपने बात कही है, हमारा वोट घटा नहीं है, हमारा वोट उतना ही है, बल्कि किन्हीं का वोट बढ़ गया है, हमारा वोट उतना ही है। अच्छा, ये तो वो वाली बात हो गई जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने कहा था कि दरअसल रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा, तो यही हाल आपका फिलहाल, ठीक है। काफी बातें हैं, ठीक है। प्रतिभा जी, शशांक जी बोल रहे हैं कि हमारा जनाधार तो वापस लौटने वाला। ठीक है, अगर इस मुगालते में है, अच्छा है, शौक पालने मतलब ये शौक रखें, कोई बुराई नहीं है इसमें, राजनीतिक दल है, लेकिन इन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कौन सा अपराध इन्होंने कर दिया देश की जनता के समक्ष, कि देश की जनता ने इन्हें इतना दूर दूर तक सत्ता के बाहर फेंक दिया है। तो इन्हें देश की जनता से का विश्वास जीतना होगा, तभी ये वापस सत्ता में आएंगे। सत्ता में या कुर्सी पर शासन प्रशासन, कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मिनिस्टर होगा, कौन विधायक होगा, ये जनता तय करती है, कोई खुद से नहीं बन जाते हैं। तो कांग्रेस जो अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, यानी कहीं ना कहीं खुद को तसल्ली दे रही है कि हम वापस से सत्ता में आएंगे, तो इन्हें देश की जनता से अपील करना चाहिए, उनका विश्वास जीतना चाहिए। नहीं, वैसे भी तेजस्वी यादव तो मान चुके हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ना, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्या है, कुछ कार्यकर्ता बना देंगे या जनता बनाएगी? कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? भाई, आप एक तरह जनता को भटका रहे हो। इन्होंने कहा, शशांक भाई ने, कि मुद्दे हम लेकर के जाएंगे जनता के पास, ये मुद्दा वो मुद्दा, यानी आप बिहार की जनता को भटकाना चाहते हैं। बिहार की जनता को आप क्या बताना चाहते हैं कि आपकी बेटियों को जो आजादी मिली है, आपकी बेटियों को जो आरक्षण मिला है, आपकी बेटियां पुलिस की वर्दी में है, उसको घर वापस बिठा दो। क्या आप बिहार की जनता को ये बताएंगे कि जितने भी विद्यालय अपग्रेड हुए हैं, जहाँ शिक्षकों की नियुक्ति हुई, आपके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, आप घास कटवाओ?
आप क्या कहेंगे? बिहार की जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है, 125 यूनिट फ्री मिल रही है, उसको वापस कर दो। या आप ये कहेंगे कि जो 1100 रुपए वृद्ध जनों को, दिव्यांग को, विधवा महिला को पेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसे आप वापस कर दो। ये क्या कहेंगे बिहार की जनता को? या चकाचक जो सड़कें उसको गड्ढा कर दो, ये कहेंगे क्या बिहार की जनता को? जो 12,500 करोड़ रुपए का की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, कहेंगे बिहार की जनता को आप वापस लौटा दो। नहीं चाहिए कुछ भाई, आप क्या कहिएगा बिहार की जनता को? शशांक जी जवाब दीजिए। खिलाफ बिहार की जनता को बोलकर तो देखिए। जो सुशासन का मजा चख रही है जनता, जिसे सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, जवाब लेते हैं। शशांक जी तो बात सुनेगी। क्या कहेंगे बिहार की जनता से आप? सबसे पहले बिहार की महिलाओं को यह बताना आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। अच्छा, आज इस देश में जो महिलाओं का सभी क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित हुआ है, यह कांग्रेस पार्टी का लाया हुआ पंचायती राज में आरक्षण आपने दिया बिहार में। मैं अपनी बातों को पूरा करना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान प्रारंभ हुआ था और इन्हीं चीजों में थोड़ी बहुत अपनी तरफ से परिवर्तन करते हुए कुछ लोग अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आज महिलाओं की जो भागीदारी है यह कांग्रेस पार्टी का देन है, इस बात से कोई इनकार अभी नहीं आपकी कर सकते। शशांक जी, अभी आपके कितने राज्यों में सरकार है? मैं इस पर नहीं, चर्चा फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। कितने राज्यों में सरकार है आपकी? चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, कोई महिला सीएम है आपकी? मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा आपकी किसी राज्य में प्रदेश अध्यक्ष महिला है? इस वक्त चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि हमारे कितने प्रदेशों में सरकार है। मैं इस बात से चिंतित हूँ कि किस प्रकार से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी देश की जनता को उनके वाजिब हक और अधिकार से रूबरू करवाते हुए भारत को विश्व पटल पर सिरमौर बनाकर स्थापित कर सके। सवाल किया शशांक जी, आपको जवाब देना चाहिए था कि भारत के कितने राज्यों में आपकी आदरणीय बहन या माता सीएम है, बताइए। आप चल में तो जिनका और दूसरा ये शशांक जी, आप बोल रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण कांग्रेस ने दिया। अगर कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो बेशक कांग्रेस का हो या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जन्मदिन हो, वहां पर महिलाओं के नाम पर प्रियंका गांधी ही नजर आती हैं। आवाज कट रही थी, एक बार फिर से अपनी बातों को रखें। मैं बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस का किसी तरह का कोई प्रोग्राम होता है या फिर किसी का कोई जन्मदिन भी होता है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जन्मदिन हो, किसी का हो, वहां पर महिलाओं के नाम पर प्रियंका गांधी जी ही नजर आती हैं, बाकी और कोई महिला नजर नहीं आती। नहीं, बहुत सारी महिलाओं की सहभागिता विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में होता है। हमारे तरफ से अलका लांबा जी का भी जो है योगदान होता है, पराग शर्मा जी का योगदान होता है, प्रतिभा राजवंशी जी का योगदान होता है। हमारे कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की महिलाओं को जिम्मेदारियां दी गई है और वे अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करते हुए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। ठीक है, एलावत जी लास्ट कमेंट। जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जो बात शायद विपक्ष नहीं कह रहा है वो मैं कहना चाहूंगा। बिहार के लिए ये जो फ्री की सौगातें ये हम दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए। बिहार को चाहिए ऐसा एनवायरमेंट, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर कि वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट आके इंडस्ट्री लगा सके। जब सारे देश में यही के लोग काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री बिहार में क्यों नहीं जा रही? क्यों आए दिन बिहार में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, ये मैं मानता हूं कि धरपकड़ भी हुई, अपराधियों को सजा भी मिली, परंतु फिर भी ये सच्चाई है बिहार की आज भी कि वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। इसी वजह से वहां पे रोजगार सृजन नहीं हो रहा और इस रोजगार सृजन के लिए जिम्मेदार वहां की मौजूदा सरकार ही है और उन्हीं की जिम्मेदारी। नहीं, बिल्कुल, ये जवाब एक बार प्रतिभा जी जरूर दे सकती हैं। प्रतिभा जी, क्योंकि अगर विकास की बात हो रही है तो कोई भी उद्योगपति वहां पर इंडस्ट्री लगाने को तैयार क्यों नहीं है? क्या कुछ कारण है? नहीं, देखिए, इंडस्ट्री के लिए 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक, जिस तरह से मैं कहूंगी तो लोगों को बुरा लगेगा लेकिन सच है, जिस तरह से पिछली सरकार ने, निवर्तमान सरकार ने, 2005 से पहले वाली सरकार ने बिहार का विश्वास खोया था, तो विश्व के मानचित्र पर बिहार का जो दृश्य लोगों को दिखता था, लोग यहाँ आने से कतराने लगे थे।
उसके लिए क्या क्या चाहिए? उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, उसके लिए बिजली चाहिए चुस्त दुरुस्त, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सरकार ने वो सारी सुविधाएं अभी बहाल कर दी है। अब बचा क्या है? इंडस्ट्री लगाना। अभी देखिए आज की घोषणा शायद नहीं सुना लोगों ने, डोभी में क्या बन रहा है? पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। और अभी इंडस्ट्री, अभी तो लोग आ भी रहे हैं यहाँ, लोग अपना इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। सरकार के पास लोगों का ठीक है प्रतिभा जी, समय थोड़ा कम है और शशांक जी कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं। हाँ शशांक जी। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जब बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तब जो है बिहार में और उद्योग धंधों को बहुत व्यापक स्तर पर लगाया गया था। और उस समय जो उद्योग धंधे लगाए गए थे, आज वे भले ही झारखंड प्रदेश में चला गया हो, लेकिन तब के विकास का एक स्वर्णिम अतीत रहा है वह। ठीक है नवीन शर्मा जी, लास्ट कमेंट। भाई साहब, मैं बस इतना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही मंत्र है, अगर एनडीए ने इतना विकास करके दे दिया है तो बिहार की जनता उनको फिर से लेकर आएगी और फिर से सरकार बनेगी। और जो ये जय वीरू की दोस्ती के फव्वारे बन रहे हैं और जो इन्होंने बहुत अच्छा पर्यटन का नजारा दिखा दिया है, सरकार इनको भी डेवलप करने का काम करेगी। एनडीए सरकार इनके भी स्थानों को डेवलप करेगी। चलिए बिल्कुल, और आप देखिए और ये तो सब जनता तय करेगी किसको बहुमत मिलेगा किसको नहीं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है, अब क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है? क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भैया चुनावी साल है और चुनावी साल के चलते प्रधानमंत्री जी ने विकास की सौगात दी है। ठीक है, हालांकि बिहार को विकास की जरूरत भी है और कई क्षेत्रों में फिलहाल बिहार आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।